हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड बंदौरा के फुल लेंथ मॉक टेस्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ की 6th वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम विज्ञान की 100 MCQ को सॉल्व करेंगे। जो इस टेस्ट का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, तो आप सभी को इस टेस्ट में कम से कम 80 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, 80 प्लस स्कोर करोगे तो आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है, नहीं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। और एक चीज़ और, कुछ प्रश्न मैं रिपीटेड करता हूँ, उसका उद्देश्य बस इतना है कि वो प्रश्न मेरे को इम्पॉर्टेंट लगते हैं और ताकि मैं उन प्रश्नों को आपको याद करवा दूँ, इसलिए मैं उन प्रश्नों को दोबारा लेता हूँ अपने टेस्ट में। ठीक है, और ऐसे भी मॉक का मतलब क्या होता है? मॉक का मतलब ये होता है कि आपने क्या सीखा, उसमें जो आपने गलतियाँ की थी क्या आपने उसे इम्प्रूव किया। मतलब मान के चलिए जैसे कि 5th पार्ट था, उसमें आपसे 20 क्वेश्चन नहीं हुए, तो क्या आपने उन 20 क्वेश्चन को सीखा? ठीक है, तो इसलिए उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ लेता हूँ ताकि एक प्रकार से वो आपका टेस्ट भी हो जाए कि पिछले वाले जो 100 क्वेश्चन थे वो आपके तैयार हुए कि नहीं हुए। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं क्वेश्चन रिपीटेड करता हूँ, इसका उद्देश्य बस इतना होता है कि वो क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन आप रट लें या फिर कैसे भी याद कर लें। और जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट में इसलिए रखता हूँ क्योंकि देखिए जो एग्जाम में होता है ना, सबसे मेन होता है कॉन्फिडेंस। यदि आपके पास कॉन्फिडेंस है तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। यानी मॉडरेट अगर पेपर सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इस टाइम की बात कर रहा हूँ। आपको हार्ड क्वेश्चन करने होते तो आपको पहले करना चाहिए था, 1 महीने पहले, ठीक है, 15 दिन पहले। ठीक, सभी पेपर होता है 100 क्वेश्चन का, तो उसमें देखिए 100 में से 60 से 70 क्वेश्चन जो होता है वो ईजी होता है। 60 से 70 क्वेश्चन ईजी होता है। 10 से लेकर 15 क्वेश्चन होते हैं आपके मॉडरेट। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और इसी प्रकार 10 मुश्किल से 10 क्वेश्चन जो होंगे वो हार्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर इन क्वेश्चन को इस प्रकार से अरेंज करता है जिससे कि बच्चे इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। ठीक, मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन का पेपर है, अगर उसमें शुरू के 10 क्वेश्चन हार्ड दे दिए, लास्ट के 10 क्वेश्चन हार्ड दे दिए, तो यदि कोई बच्चा शुरू से स्टार्ट करेगा पेपर, शुरू पहला करेगा नहीं होगा, दूसरा करेगा नहीं होगा, तीसरा नहीं करेगा, फिर वो क्या करेगा, लास्ट में पहुंच जाएगा, लास्ट में जाएगा, लास्ट का भी नहीं होगा, उससे लास्ट जाएगा, उसमें भी नहीं होगा, नहीं होगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाएगा और तब क्या करेगा, वो जो इजी क्वेश्चन होंगे, इजी क्वेश्चन, उसको भी गलत करके आएगा। ठीक, और यहीं अगर पहला क्वेश्चन इजी, दूसरा क्वेश्चन इजी, तीसरा इजी, उसके बाद अगर हार्ड क्वेश्चन भी मिल गया तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप उस हार्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दोगे। ठीक, तो इस बात को आपको समझना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बहुत बातें हो गई है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो वीडियो के रूल पहले जैसे ही हैं, आपको वीडियो को पॉज करना है, अपने आप से अटेम्प्ट करना है और लास्ट में अपना मार्क्स बताना है। ठीक है, 80 से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, अगर 80 से नीचे आया तभी भी आपको कमेंट करना है। ठीक, शर्माना नहीं है। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि NaOH एक डैश है। ठीक, तो NaOH क्या है, इनमें से इसका नेचर कैसा होता है? बेस होता है, एसिड होता है, एल्कलाइन होता है या फिर क्लोराइड होता है? ठीक, तो यहाँ पे 2 आंसर में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, एक तो बेस में और एक एल्कलाइन में। ठीक, तो इनमें से देखिए कि NaOH क्या होता है। देखिए एल्कलाइन वो बेस होते हैं, एल्कलाइन बेस ही होते हैं, लेकिन वो बेस होते हैं जो पानी में घुलते हैं। ठीक, यानी एक वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं, वे क्षार जो पानी में घुल जाते हैं उनको बोलते हैं एल्कलाइन। ठीक, और पानी में घुल के क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो उनको बोलते हैं एल्कलाइन। ठीक, जितने भी एल्कलाइन होते हैं वो सब बेस होते हैं, लेकिन सभी बेस एल्कलाइन नहीं होते हैं। ठीक, ये समझना होगा। अब यहाँ पे NaOH देखिए, NaOH जो होता है ये पानी में घुल के क्या देता है, OH नेगेटिव आयन देता है। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया एल्कलाइन। ठीक, क्योंकि ये पानी में घुल जाता है, ये एक प्रकार का बेस है जो पानी में घुल जाता है। तो देखिए अगर बेस आप टिक करोगे तो ये भी ठीक है, लेकिन इन जो सबसे सटीक उत्तर होगा इसका एल्कलाइन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है इसकी प्रकृति कैसी होगी, बेस तो होगा लेकिन कैसा बेस होगा, ये एल्कलाइन होगा क्योंकि ये पानी में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो गया C। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रॉपर्टी बाय विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। ठीक, एक संपत्ति जिसके द्वारा एक तत्व विभिन्न भौतिक गुण वाले विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक, तो देखिए इनको कहते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक, एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होता है जी, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, केमिकल रासायनिक जो प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म वो सेम होता है, लेकिन जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे कि कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हो गए, हीरा हो गया, ठीक है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक, और क्या हो गया, एक होता है बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक, बकमिंस्टर फुलरेंस।
ठीक, ये होता है, ठीक, जिसको C60 भी बोलते हैं, C60, ठीक। ये होते हैं इसके एलोट्रॉप्स। अब इन तीनों को देखेंगे तो देखिए, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया। ग्रेफाइट और हीरे को ले लेते हैं। देखिए फिजिकली रूप से ये दोनों एक अलग हैं, फिजिकली रूप से ये दोनों अलग हैं, ठीक, लेकिन केमिकली रूप से दोनों के गुणधर्म क्या है, सेम है, ठीक। तो इन्हीं को बोलते हैं एलोट्रॉप्स, जिनके जो रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन बहुत ही गुणधर्म भिन्न होते हैं, ठीक। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, ओके। अब तक आपको याद हो गया होगा ये। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप 1 नंबर खो दोगे अपने एग्जाम में, ठीक। तो देखिए, जब सी पे रखते हैं तो कहाँ पे बनता है, सी पर बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। और मिरर के सामने तो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि सी पर ही बनेगा, सेम साइज़ का बनेगा और रियल बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक। आंसर नंबर सी है इसका कि वास्तविक बनेगा और सेम साइज़ का बनेगा, ठीक है। रियल बनेगा तो जो देखिए मिरर के सामने अगर कुछ बनेगा तो वो रियल होगा, मिरर के पीछे बनेगा तो वो आभासी होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। और सेम साइज़ का बनता है सी पर, ठीक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरी अवधि यानी कि तीसरा पीरियड और 18वें समूह, ठीक है, 18th ग्रुप में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए, ठीक। ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल से, ठीक। तो देखिए तीसरा पीरियड 1, 2, 3 और 18वां ग्रुप जो लास्ट वाला ग्रुप, देखिए 18वें ग्रुप में क्या होते हैं, इनर्ट गैस होते हैं, नोबेल गैस। या तो आपको लाइन से याद होना चाहिए तो आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हीलियम होता है, फिर नियॉन होता है, फिर आर्गन होता है, ठीक है, क्रिप्टॉन होता है, जिनॉन होता है और रेडॉन होता है, ठीक है, रेडॉन होता है। ऐसे याद होना चाहिए। तो ऐसे याद होगा तो आप बता सकते हो कि पहला तो ये हो गया पीरियड, दूसरा पीरियड ये हो गया, तीसरा पीरियड ये हो गया आर्गन, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, आर्गन, ठीक। या फिर आपको पीरियडिक टेबल ही याद होना चाहिए। देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक, ये होते हैं। और ये 6 के 6 क्या है, ये 6 होते हैं, ये हैं प्राकृतिक इनर्ट गैस, ठीक है, प्राकृतिक इनर्ट गैस, ओके ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स। चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, ठीक, ओके। सबसे पहले देखिए चूने का पानी का फॉर्मूला क्या होता है, उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल टू एच, ये होता है। इसी को बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है, चूने का पानी। तो इसमें जब हम डालेंगे CO2 डालेंगे CaOH का होल टू एच में, ठीक, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, CaCO3 प्लस H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक। अब जो CaCO3 होता है ये PPT बनता है किस कलर का, वाइट कलर का, वाइट कलर का बनता है। इसी वाइट कलर से क्या होता है, जो विलियन होता है हमारा वो दूधिया कलर हो जाता है, दूधिया बोलेंगे या फिर बादल जैसा कलर हो जाता है, ठीक है। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमने डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक, तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। देखिए पहले ये ऐसा होगा लाइम वाटर, ठीक है, फिर धीरे धीरे कैसा बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा, ठीक। इसको बोलेंगे सफ़ेद, देखिए बादल की तरह बन जाएगा, क्लाउडी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लाउडी, ठीक है, बादल के जैसे रंग आ जाएगा इसमें, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका देखिए आंसर क्या था, इसका आंसर हो गया दूधिया, यानी मिल्की हो जाएगा, दूध के जैसे सफ़ेद हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के हाउ आर द सीलिंग ऑफ द कंसर्ट हॉल एंड सिनेमा हॉल डिज़ाइन इन ऑर्डर टू मेक साउंड टू रीच ऑल कॉर्नर ऑफ द हॉल आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक। मतलब कि जो कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतें होते हैं उनको कैसा बनाया जाता है ताकि जो ध्वनि है रिफ्लेक्ट होने के बाद सभी के जितने भी श्रोता हैं उस हॉल में सबके पास पहुंच जाए, ठीक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है कर्व, यानी कि वक्रीय बनाया जाता है। देखिए इस टाइप का बनाया जाता है, इस टाइप का बनाया जाता है छत, ताकि टकरा के ऐसे आते रहे, ठीक है। नीचे श्रोता हैं, देखिए मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ NCERT के, ये देखिए NCERT का है, ये है फ़ोटो, इस टाइप का कर्व बन रखा है, यहाँ से जा रहा है टकरा के श्रोताओं के पास जा रहा है, ठीक। तो कर्व बनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया था, ठीक। तो देखिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था डार्विन ने, ठीक है। और इन्होंने कब, मतलब इसे पब्लिश कब किया था, तो इनकी जो एक बुक आई थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये तो पता होगा आप सबको, कब आई थी ये बुक, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में आई थी ये वाली बुक। इनमें इन्होंने इस जो ये थ्योरी है इसको प्रकाशित किया था, ठीक है। और देखिए आगे देखते हैं इसमें था क्या। देखिए इस थ्योरी में जो डार्विन ने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, वो अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, मतलब उनमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। और ये सारे जितने भी नए चेंज होते हैं ऑर्गेनिज्म में, ये सब चेंज उनको एक बेटर इन्वायरमेंट अडॉप्ट करने की में सहायता करता है, ठीक है। देखिए जैसे कि
जिराफ का एग्जांपल दिया था इन्होंने, डार्विन ने, कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी होती थी, ठीक है। तो जैसे पेड़ होता था, ठीक है, तो नीचे की टहनियों से तो वो खा लेते थे घास, ठीक। अब नीचे नीचे खा लिया, ठीक। अब ऊपर का घास कैसे, वो अपने गर्दन को उठाते थे, ठीक है, ऊपर करते थे, इस प्रकार उनकी गर्दन लंबी हो गई, ठीक। अब क्या करते हैं, वो ऊंचे ऊंचे पेड़ से भी घास खा सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार सांप था, सांप के क्या होते थे, पहले पैर होते थे, ठीक। तो जब सांप बिल के अंदर जाता था छुपने के लिए तो उसको तकलीफ होती थी बिल में घुसने में, ठीक है। तो इसी प्रकार उसमें डेवलपमेंट हुए, मतलब चेंजेस हुए और उसके पैर गायब हो गए, बताया गया था इस थ्योरी में, ठीक है। और अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, जैसे कि वो इसका जो अध्ययन करने के लिए, मतलब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कब दिया था उन्होंने, जब वो एक आइलैंड पे गए थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस आइलैंड का नाम क्या है, ठीक है। यदि आपको पता है उस आइलैंड का नाम जहाँ पे वो गए थे और जहाँ पे उन्होंने ये सब देखा था, चेंजेस वेंजेस अध्ययन किया था इस सब चीज़ों का, उस आइलैंड का नाम बताइए कमेंट में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, पहले ऐसा था मानव, फिर धीरे धीरे खड़ा हो गया और अब ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ ग्रुप 1A, ठीक है। ग्रुप 1A में देखिए कौन कौन से तत्व होंगे। ग्रुप 1A यानी कि जो पहला वाला ग्रुप होता है, पहला वाला ग्रुप होता है उसी को बोलते हैं ग्रुप 1A, ठीक। तो पहला वाला ग्रुप आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसकी ट्रिक भी होती है हेलिना की रब से फरियाद, कैसे भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है, लिख के याद करिए या फिर रटिए या फिर ट्रिक के माध्यम से याद करिए, लेकिन याद करिए पहला वाला ग्रुप हेलिना की रब से फरियाद। तो देखिए पहले वाले ग्रुप में क्या कहो, निकिल, कॉपर, जिंक नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक। आयरन नहीं होता पहले वाले में, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक। अब देखिए हेलिना की रब से फरियाद, देखिए सोडियम होता है इसमें, लिथियम भी होता है और पोटेशियम भी होता है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, डी, ठीक। पहले वाले ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होता है, ठीक है। ये वाला ग्रुप है जो हेलिना की रब से फरियाद, आप याद कर सकते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बीमारी का हमेशा ही एक डैश होता है। एक बीमारी का हमेशा क्या होता है, एक, ठीक है, एक कारण होता है, ठीक है, एक जर्म होता है, एक डॉक्टर होता है, एक क्योर होता है, ठीक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए एक बीमारी का हमेशा एक डॉक्टर तो होता नहीं है, गलत हो गया ये, ठीक है। एक बीमारी हमेशा कोई एक जीवाणु यानी जर्म से नहीं होता, और भी चीज़ें होती है बीमारी फैलाने के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे जर्म से होंगे, ठीक। विटामिन की कमी से भी बीमारी हो जाती है, उसमें कौन सा जर्म आता है, ठीक। तो ये दोनों तो नहीं है। अब देखिए क्योर होता है क्या, नहीं होता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था तो एक बीमारी थी, इसका क्योर मिला था शुरू में, 1-2 साल लग गए, नहीं होगा। तो क्या होगा हमारा आंसर, कारण, ठीक है। एक बीमारी का हमेशा एक कारण होता है, ठीक है, किस कारण से वो बीमारी हुई है उसका हमेशा एक कारण होता है, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो रेट एट विच द इलेक्ट्रिक वर्क इज डन, इसको क्या कहा जाता है बताइए। उसको बोलते हैं शक्ति यानी कि पावर, ठीक है। यानी वर्क डन बाय टाइम, यानी कार्य करने की दर को ही क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो यही हो गया हमारा, यही बोला गया है कि कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक। इनमें से किसकी अधिकता की वजह से चॉकलेट हानिकारक हो सकता है, ठीक। तो देखिए चॉकलेट में निकिल अगर ज़्यादा पाया गया तो उसकी वजह से चॉकलेट हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो निकिल की वजह से क्या होता है, चॉकलेट हानिकारक हो सकता है। अब देखिए निकिल को लेकिन डालते क्यों चॉकलेट में, मतलब जब हानिकारक है तो डाल क्यों रहे हैं चॉकलेट में। तो इसका कारण ये है कि जो निकिल है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाता है, यानी कि जल्दी पिघलने नहीं देता है, मेल्टिंग पॉइंट को और ऊंचा कर देता है ताकि वो जो चॉकलेट है वो मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। पूछूंगी चॉकलेट कहाँ से मिलता है, कोको से मिलता है, कोको से, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैफीन होता है। कोको में क्या होता है, जो कोको के बीज होते हैं उसमें क्या होता है, कैफीन होता है। और कैफीन आप जानते हो, कॉफ़ी में भी कैफीन पाया जाता है। इससे क्या होता है, कैफीन से बीपी बढ़ जाता है, मतलब कैफीन से बीपी बढ़ जाता है। स्लीपनेस होता है, मतलब कि नींद नहीं आती है। तो जैसे जैसे आपको घबराहट हो रही है, घबराहट में क्या होता है, बीपी लो हो जाता है। तो अगर आप चॉकलेट का एक टुकड़ा खा लोगे तो उसके बाद आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, कैफीन होता है, ठीक। तो इसका आंसर हो गया निकिल। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है, ठीक। कौन सी धातु को आसानी से चाकू से नहीं काट सकते, देखिए सोडियम को काट सकते हैं, लिथियम को काट सकते हैं, पोटेशियम को काट सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम को नहीं काट सकते, ठीक। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को काट सकते हैं चाकू, लेकिन एल्यूमिनियम को नहीं काट सकते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है,
ठीक। तो यहाँ से आपको सबको पता होगा ये क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में कौन सा सेक्स हार्मोन होता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक, ये दोनों होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में अम्ल की थोड़ी सी मात्रा डाली जाती है तो इनमें में से कौन सी घटना घटित होती है, ठीक। पानी में हम अम्ल डाल रहे हैं, ठीक है, पानी में अम्ल की मात्रा मिलाई जाती है तो निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है। देखिए मैं इसको समझाता हूँ आपको। जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट मतलब कि उसका तनुकरण करते हैं, तो उसकी जो सही विधि होती है वो क्या होती है, उसकी सही विधि क्या होती है कि पानी में हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम एसिड डालते हैं। पानी लिया, उसमें धीरे धीरे बूंद बूंद करके हम एसिड डालते हैं, ठीक। और अगर हम एसिड में पानी डालेंगे तो बहुत खतरनाक रिएक्शन होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, जो ये है ये छींटे उड़ेंगे और ये घायल भी कर सकती है, खतरनाक भी होता है। तो इसका जो सही तरीका होता है वो क्या होता है कि पानी में हम एसिड मिलाते हैं, ठीक। ये तो हो गया इसका सही तरीका। अब देखिए क्वेश्चन था, जब हम पानी में अम्ल डालते हैं यानी उसका डाइल्यूट करते हैं तो क्या होगा, अभी बताया मैंने, उसको क्या बोलते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं यानी कि उसका तनुकरण करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्व त्वरण को कैसे दिखाया जाता है, हाउ इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर इससे पहले 10 क्वेश्चन हार्ड आ जाते तो ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं होता, ठीक। तो देखिए गुरुत्व त्वरण यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या होता है, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ पे, अर्थ का है ये, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। और देखिए एक चीज़ और, अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम जो ग्रेविटी होती है वो कहाँ होती है, देखिए हमको पता है कि जो अर्थ है ना वो बिल्कुल गोल नहीं है, चपटी है पोल्स पे से, ठीक। तो अगर हम यहाँ से रेडियस निकालें ऐसे में, ठीक है, तो इसमें रेडियस ज़्यादा आती है और एज़ कम्पेयर टू इस ऐसे में, मतलब खड़े में निकालते हैं, कितने का डिफरेंस होता है, अराउंड 23 किलोमीटर कम होता है। कहाँ पे, पोल्स में देखें अगर, यानी ये पोल्स में अगर नापें इधर से तो क्या होता है 23 किलोमीटर कम होता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर पे ज़्यादा होता है 23 किलोमीटर। और हमें पता है कि जी का फॉर्मूला क्या होता है, G=m/r²। अब देखिए ये रेडियस के क्या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि रेडियस ज़्यादा होगा तो जी कम होगा। अब रेडियस ज़्यादा किधर था, भूमध्य रेखा पे, ठीक है, इक्वेटर पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जी कम होगा, जी का मान कम होगा। और जो पोल्स हैं, पोल पे क्या है, जो रेडियस है उसका मान कम है 23 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या होगा, जी का मान ज़्यादा होगा। इसलिए पोल पे क्या होता है, ज़्यादा होता है जी का मान, और इक्वेटर पे क्या होता है, कम होता है, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंटिस्ट यूज विच ऑफ दिस टाइप ऑफ मिरर टू व्यू इन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, ठीक है। तो जो दंत चिकित्सक होता है किस दर्पण का उपयोग करता है, ठीक है, दांत को देखने के लिए। देखिए उसको ऐसा कुछ मिरर चाहिए जिससे बड़ी इमेज बने और सीधी इमेज बने। तो बड़ी और सीधी इमेज किस मिरर में बनेगी, देखिए अगर हम उत्तल लेंगे यानी कि कॉन्वेक्स लेंगे तो कॉन्वेक्स में दो ही कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन में एक तो सीधी बनती है लेकिन दोनों केस में छोटी इमेज बनती है, ठीक है। और कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, पीछे बनती है, वर्चुअल बनती है, ठीक है। हमें कोई ऐसा दर्पण चाहिए जिसमें क्या हो, सीधी इमेज बने और बड़ा इमेज बने। तो हमें पता है जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, उसमें 6 कंडीशन होती है। और जो छठा कंडीशन होता है, छठा कंडीशन देखिए, छठा कंडीशन जो होता है जिसमें हम कहाँ पे रखते हैं, एफ और पी के बीच में रखते हैं, एफ और पी के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है और कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक। तो 6th कंडीशन यूज होता है किसका, अवतल दर्पण का। अवतल यानी कि कॉनकेव मिरर, तो इसका आंसर हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है, ठीक है। पौधे के किस भाग से मिलती है, हमें बीन से मिलती है, फली से, उसकी फली से मिलता है कॉफ़ी, ठीक है। और अभी मैंने बता दिया कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन होता है। कैफीन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक, और नींद भी नहीं आने देता है, ठीक। देखिए जो ये ऐसा कुछ दिखता है इसके बीन्स जो होता है, ठीक है, कॉफ़ी का, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज लिबरेटेड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा, ठीक है, NaHCO3, NaHCO3, इसको जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, देखिए कौन सी गैस निकलेगी। देखिए जब इसको गर्म करते हैं हम तो क्या किस में टूटता है, Na2CO3 में टूटता है, और क्या निकलता है, पानी बनता है, और क्या एक गैस उड़ती है इसके साथ, CO2 गैस उड़ जाती है, CO2 गैस, ठीक। तो इसमें से क्या होता है, CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ठीक है। अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ऑफ एटम, ठीक है। तो देखिए अणु और परमाणु समझिए, जैसे कि O लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, परमाणु, ठीक। अणु क्या होता है, O2, ये हो गया अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स। जब इसमें क्या है, 2 परमाणु से मिलकर बनाया ये,
ठीक है, यानी परमाणु परमाणु मिलके क्या बन जाएंगे, अणु। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसा होता है, O2। O2 में देखिए कितने परमाणु हैं, 2 हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 परमाणु। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अम्लीय विलयन में फिनाइलऑप्टीन का रंग कैसा होता है। फिनाइलऑप्टीन का देखिए रंग कैसा होगा अम्लीय विलयन में। ठीक, देखिए ये सब आपको याद होना चाहिए कि जो इंडिकेटर्स है उसका रंग कैसा कैसा होता है। ठीक, लिटमस का जो डिफॉल्ट कलर होता है वो होता है पर्पल। ठीक है, एसिड में कैसा देता है, रेड। बेस में कैसा देता है, ब्लू। ठीक, एक होता है लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी का डिफॉल्ट कलर क्या होगा, लाल होगा। ठीक है, एसिड में कैसे देगा, लाल, और बेस में कैसे देता है, हरा। ठीक, हल्दी, हल्दी का कलर आपको पता है डिफॉल्ट क्या होता है। ठीक है, एसिड में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस में डालेंगे तो उसे लाल हो जाता है। ठीक, हाइड्रेजिया का फूल का रस वो कैसा देगा, एसिड में नीला। ठीक है, और बेस में कैसा देगा, गुलाबी। अब देखिए फिनाइलऑप्टीन, फिनाइलऑप्टीन देखिए इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है, ओरिजिनल कलर वो होता है रंगहीन, कलरलेस। ठीक, एसिड में कलरलेस होता है, यानी कि फिनाइलऑप्टीन से हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि जो विलयन है वो न्यूट्रल है या एसिडिक, पता नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में वो कलरलेस देगा। ठीक, लेकिन बेस में कैसा देता है, गुलाबी। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि अम्लीय में कैसा देगा, वो अम्लीय में कोई कलर नहीं देगा, यानी कलरलेस रहेगा। अगर बेस होता, बेस में कैसा देगा, गुलाबी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया। एम्फीबियन यानी कि जो जल पे भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं। ठीक है, तो किस में रखा गया है, किसको बोलते हैं एम्फीबियन। ठीक है, पढ़ा रखा है मैंने आपको, इसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा को। ठीक है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच डैश की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है। घर्षण का कारण क्या होता है, ठीक है, फ्रिक्शन का कारण क्या होता है, देखिए क्या होता है, बाधाएं होती है। ठीक है, अड़चनें होती है, या फिर अवरोध होते हैं, या अनियमितता होती है। तो आपको बताएगी दो सरफेस है, दो सरफेस में अगर अनियमितताएं आएंगी, मतलब उनमें अनियमित रहेंगे, नियमित नहीं रहेंगे, कांस्टेंट नहीं रहेंगे, अनियमितता रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें घर्षण पैदा हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये भी हिल रहा है, ये भी ऊपर से हिल रहा है, दोनों अनियमित हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको अनियमितता के कारण क्या हो जाएगा, उनमें फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैर और ज़मीन के बीच में क्या होता है, अनियमितता होता है। ठीक है, अनियमितताओं के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। ठीक, तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें कौन सा तत्व एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, यानी कि जो मेंडलीव का एक ड्रॉबैक है ये। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखिए एल्काली मेटल के साथ भी रख दिया गया था, यानी ग्रुप 1 में भी रख दिया गया था, और हेलोजन के साथ भी रख दिया गया था, हेलोजन के साथ भी। तो इसको कोई स्थान और फिक्स स्थान नहीं था इसका कोई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होगी। ठीक, तो इसमें जल्दीबाजी में आप गलत कर सकते हो, आसान सा क्वेश्चन कि आपने ये पढ़ा ही नहीं, क्या नहीं पढ़ा, धातु नहीं पढ़ा, मेटल नहीं पढ़ा, और टिक मार के आगे ब्रोमीन पे। ठीक, गलत हो जाएगा। जो धातु, कौन सी धातु जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, धातु की बात होती है मेटल की, तो वो होता है हमारा मरकरी। ठीक है, मरकरी जो होता है वो होता है हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक, और अगर नॉन मेटल की बात करते हैं, ठीक है, नॉन मेटल कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो वो है ब्रोमीन। ठीक, ये देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो डैश का निर्माण होती है। ठीक है, जब दो सेल जो डिफरेंट सेल वो कंबाइन होती है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो क्या बनता है। ठीक, तो देखिए मैं आपको गोनाड्स पढ़ा चुका हूँ और गैमेट्स बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मेल गैमेट्स क्या हो गया, स्पर्म हो गया, मान के चलते स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स क्या हो गया, एग हो गया। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, जाइगोट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो इसने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, श्रेय किसको जाता है, देखिए क्रेडिट किसको मिलता है। तो देखिए सबसे पहले तो आए थे डॉबरेनर अपना ट्रिक लेके, उसके बाद आए थे न्यूलैंड अपना ऑक्टेव लेके। ठीक है, उसके बाद आए थे मेंडलीव। तो देखिए क्रेडिट जो जाता है वो जाता है मेंडलीव को। ठीक है, इसलिए मेंडलीव को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि मेंडलीव ने एक अरेंज वे में अपना जो पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत किया था। इससे पहले ऐसे ही था, मतलब ऐसे कुछ भी बना दिया था, लेकिन मेंडलीव जो आए थे वो एक प्रॉपर वे में बना के लाए थे। गलतियाँ तो उसमें भी थी लेकिन वो प्रॉपर था, इसलिए मेंडलीव को जाता है इसका श्रेय। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, 1 वाट बराबर कितना। ठीक, तो इनमें से बताइए 1 वाट बराबर कितना होगा। ठीक, देखिए वाट क्या होता है, पावर की यूनिट होती है। पावर क्या होता है, P = W/T होता है। ठीक है, W का क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो एक मात्रक और निकल गया यहाँ पे, जूल पर सेकेंड। इसलिए जो मैं बोलता हूँ कि जो उनका फॉर्मूला यूनिट होता है ना, वो भी आपको याद रखना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द आउट वन। ठीक है, इनमें से विषम को पहचानना है कि इनमें से अलग कौन सा है। देखिए
अलॉय हो गया, एयर हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया। ठीक, तो इसमें देखें अगर तो एकमात्र जल है जो कंपाउंड है। इसमें जो जल है जो एकमात्र कंपाउंड है, मतलब जैसे मतलब कंपाउंड क्या होता है, जिन्हें हम फिक्स रेशियो में मिलाते हैं और तब बनते हैं वो। ठीक, तो इनमें से कंपाउंड क्या है, H2O, बाकी कोई कंपाउंड नहीं है। बाकी सब क्या है, मिक्सचर। जैसे अलॉय क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एयर। ठीक है, एयर प्लस एयर। ठीक है, मिल्क क्या होता है, मिक्सचर ऑफ फैट। ठीक है, फैट का मिक्सचर होता है। और बाकी जो जल क्या होता है, वो होता है कंपाउंड। कंपाउंड होता है, इसलिए जो जल है वो अलग हो गया इनमें से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। ठीक, कोई मेटल लिया हमने, उसको हमने पानी के साथ अभिक्रिया करवाया, तो कौन सी गैस निकलेगी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आपसे नहीं होगा तो आप कोई सी भी अभिक्रिया लिख लीजिए, कोई सा भी मेटल ले लीजिए। ठीक है, और उसकी अभिक्रिया करवा दीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं कोई सा भी मेटल ले लेता हूँ, जैसे ले लिया मैंने सोडियम ले लिया प्लस H2O ले लिया। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, NaOH बन गया। अब देखिए इसमें से आपको देखिए क्या बच रहा है। देखिए यहाँ पे 2 H थे, यहाँ पे एक ही H आया, तो एक H आएगा और H कभी भी सिंगल नहीं होता, तो इसलिए H2 हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेंगे हम। बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 H है, इधर H कमी है, 2 यहाँ लगा दिया मैंने, तो ये 4 H हो गया। ठीक है, 4 H हो गया, फिर 2 यहाँ लगा देता हूँ और 2 यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखिए क्या बैलेंस हो गया, 2 Na है इधर, 2 Na इधर है। ठीक है, H कितने हैं, 4 हैं, इधर कितने हैं, 2 और 2 4। ठीक है, अब बैलेंस हो गया ये। ठीक, तो इस प्रकार आप कर सकते हो। तो देखिए गैस कौन सी निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। तो अगर आपको याद नहीं है एग्जाम में, तो आप कोई भी एक इक्वेशन लिख सकते हो। उस इक्वेशन को आपको देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट शेष बच गया है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन शेष बच गया था, तो उसको वही गैस निकलेगी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, हाइड्रोजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है, किसके द्वारा उसमें विद्युत फ्लो होता है, ये बताना है। देखिए, तो देखिए किसके, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है, न्यूट्रॉन की, या पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन की गति के कारण। ठीक, तो पता है जो सर्किट में क्या फ्लो होते हैं, फ्रीली इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, उसी की वजह से करंट फ्लो होता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन। ठीक, लेकिन जब इसकी ये तो हो गई मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न। अगर कन्वेंशनल आता है, यहाँ पे कन्वेंशनल लिखा होता, ठीक है, तो देखिए कन्वेंशनल में क्या था, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम ना इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी। तो वो लोग सोचते थे कि जो वायर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उसमें, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, ऐसा मानते थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तब पता चला कि क्या फ्लो हो रहा है उसमें कुछ नेगेटिव आयन फ्लो हो रहा है, जिसको क्या बोला है ना, इलेक्ट्रॉन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त में धातुओं को कहाँ रखा गया है। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर रखा गया धातु को। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक, धातु को रखा गया है किधर, लेफ्ट हैंड साइड, अधातुओं की तरह गया है राइट हैंड साइड। और ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। मेटलॉइड किसको अलग करती है, धातु को और अधातु को। ठीक है, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि यहाँ पे जो हेलोजन है, हेलोजन को भी अलग कर सकती है। देखिए जो NCERT में लिखा हुआ है साफ साफ कि जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है जो धातु को अधातु से अलग करती है। तो क्वेश्चन ये बनेगा, धातु को अधातु से कौन अलग करता है, तो है मेटलॉइड। ठीक, तो देखिए हमारा क्वेश्चन था किस साइड है, क्या धातु है हमारे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, यानी बाईं तरफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मतलब कि सीड में कौन कन्वर्ट हो जाता है इनमें से। देखिए स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, ओवरी होगा, ओव्यूल होगा। देखिए स्टिग्मा और स्टाइल तो ऐसे ही कट जाएंगे, ओवरी और ओव्यूल में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो यदि आपने फ्लावर पढ़ा होगा, ठीक है, तो देखिए ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल। यहाँ पे जैसे पॉलिन ग्रेन आता है, फिर ये बह के इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल क्या होता है, डेवलप होता है, और यही जो ओव्यूल होता है ये क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। ठीक, तो आंसर क्या हो गया, ओव्यूल यानी कि बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रमशः 20 kg और 50 kg वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कितना होगा यदि उन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है। ठीक, तो न्यूटन ने जो अट्रैक्शन का नियम दिया था वो लगा देते हैं यहाँ पे। क्या था, F=, ठीक है, G m1 m2, ठीक है, बाय r²। ठीक है, m1 m2 उनका मास और r² क्या हो गया, उन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, रख देते हैं यहाँ पे, फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूले में रखा है F=G को ऐसे रहने देता हूँ अभी। m1 कितना है 20, m2 कितना है 50, r² कितना है 2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, इससे काटा, इसे ये गया 5 बार में। ठीक है, 5 से भी इसमें करेंगे जो आ गया 250। ठीक है, ये आ गया 250 आ गया, यानी कि F=G × 250। जी की वैल्यू कितनी, 6.67 × 10⁻11। ठीक है, इंटू ये कितना था 250। ठीक है, तो जब इसकी इंटू करते हैं, ठीक, देखिए इसकी इंटू करेंगे जब हम, तो जब इसकी इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1667.5 × 10⁻11, ये आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए
अब देखिए ऐसा कुछ है आपके ऑप्शन में, तो ऐसा कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, तो इसको सेट करते हैं। ठीक, अगर एक पॉइंट इधर लगाया तो यहाँ पे एक पॉइंट कम हो जाएगा, यानी 166.75 इंटू 10⁻⁻10। ठीक, अब इस टाइप का है कुछ, हाँ इस टाइप का है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, तो 166.75 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन हो गया हमारा आंसर। ठीक, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो t सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? फॉर्मूला पूछ रहा है। तो यहाँ पे बेसिक से दो फार्मूला लगाएंगे, एक तो होता है I=Q/T, ठीक है, और एक जो नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q=Ne। यहाँ पे n क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का नंबर। ठीक, तो n निकालना है हमें, इस E को इधर भेज देंगे, यानी Q/E हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो Q है, Q की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम, Q की वैल्यू यहाँ से ये हो जाएगा IT। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, IT। इसको रख देते हैं n वाले में, n=Q की जगह IT/E। ठीक, तो IT/E से निकाल सकते हैं, IT/E किस में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड। ठीक है, साउंड वाले चैप्टर में मैंने आपको करवाया है। ठीक, तो एकल आवृत्ति वाले साउंड को क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोन। और जो बहुत सारी फ्रिक्वेंसी हो उसमें, मतलब एक से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो, तो उसको क्या कहते हैं, नोट। उसको क्या कहते हैं, नोट। पिच पता है आपको, ठीक है, पिच यानी कोई भी साउंड हमें कैसे लग रही है, तीखी, शांत, अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, वो किसकी वजह से, पिच की वजह से। पिच किस पे डिपेंड करती है, तो फ्रिक्वेंसी पे, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतना ज़्यादा पिच। ठीक है, हर्ट्ज क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का मात्रक। ठीक, नेक्स्ट, एक प्रसारण केंद्र, ठीक है, 71 × 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों का तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ बताना है। ठीक है, सब कुछ दे रखा है। ठीक, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो ये है आपको फॉर्मूला V न्यू लैम्डा, इस पे आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में, तो इसको तो आप बहुत अच्छे से करके जाइए, और बिल्कुल आसान, इसमें तो बस वैल्यू पुट करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, न्यू दे रखा है फ्रिक्वेंसी, और क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है, हमें लैम्डा निकालना है। इसको इसके नीचे भेज देते हैं, यानी Vy न्यू हो जाएगा, Vy न्यू = लैम्डा। V की वैल्यू दे रखी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो फ्रिक्वेंसी भी दे रखा है 71 × 10⁴। ठीक, ओके, तब इसको काटते देखिए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3/71 इंटू ये हो जाएगा 10⁴। ठीक है, ये हो गया। अब जब इसको काटते हैं 71 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 0.0422, ठीक है, 5 इंटू 10⁴, इतना आएगा काटने पे। ठीक है, इतना आएगा काटने। अब देखिए 10 के बेस में तो हमारा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको इसके साथ इंटू कर देंगे, तो देखिए 4 है, एक देखिए 4 है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 422.5, ये आ गया हमारा आंसर मीटर में। ठीक, तो ये किस में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? द एसेंशियल ऑर्गन इन अ फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा होता है? तो एक तो होता है देखिए पुंकेसर, यानी कि जो मेल वाला पोर्शन होता है, ठीक है, और एक होता है फीमेल वाला स्त्री केसर। पुंकेसर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टैमेन बोलते हैं, और जो स्त्री वाला पार्ट होता है यानी कि फीमेल वाला, उसको क्या बोलते हैं, पिस्टाइल बोलते हैं, या फिर इसको कार्पेल बोलते हैं। ठीक है, तो पिस्टाइल या कार्पेल, हमारा ऑप्शन नंबर हो गया ए करेक्ट। ठीक है, स्टैमेन और पिस्टाइल। ठीक है, देखिए ये हो गया स्त्री वाला पार्ट, यानी फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, और ये एंथर और जो फिलामेंट होता है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, स्टैमेन। ठीक, और इस पिस्टाइल को भी क्या बोलते हैं, कार्पेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो कार्पेल भी दिख सकता है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? इनमें से कौन सा मेटल है जो ठंडे के साथ भी नहीं करती और गर्म के साथ भी नहीं करती? ठीक, तो देखिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक, ये रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, जो ऊपर के दो होते हैं, ठीक है, आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी, कैसे भी करे। ठीक है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ऐसे याद करना, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, तो जैसे दो हैं जो ऊपर के, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम, ये किस से करेंगे, ये तो हॉट वाटर से भी करेंगे, कोल्ड वाटर से भी करेंगे, स्टीम से भी करेंगे, और ऊष्मा से भी करेंगे, हीट से भी करेंगे, ऊपर के दो। ठीक है, चारों चीज़ें से करेंगे, हीट से भी। ठीक, अब जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्या करेगा, ऊष्मा से नहीं करेगा, बाकी तीनों से करेगा, यानी हॉट से करेगा, कोल्ड वाटर से, स्टीम से करेगा। ठीक, उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करेगा कि हॉट वाटर से करेगा सिर्फ, और स्टीम से करेगा, कोल्ड वाटर से नहीं करेगा, एक एक कम होता रहेगा। ठीक, उसके बाद ये तीनों एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन,
ये क्या करेंगे, ओनली स्टीम के साथ करेंगे, ना तो कोल्ड वाटर के साथ करेंगे, ना हॉट वाटर के साथ, ना ही हीट के साथ, सिर्फ किससे करेंगे, ये स्टीम के साथ, ठीक है, सिर्फ किससे करेंगे, स्टीम के साथ, ठीक। और इसके नीचे वाले तो करते ही नहीं किसी के साथ, तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक। तो देखिए इसमें पूछा जाता है ना तो कोल्ड के साथ और ना ही हॉट के साथ, तो कौन था, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। तो इसमें देखिए एल्यूमिनियम है, हमारा आंसर क्या हो गया, एल्यूमिनियम, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं, एसिड के साथ साथ बेस के साथ भी करते हैं। तो क्या बताया था मैंने आपको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं उनको। अब उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, Al2O3 और ZnO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, द एनर्जी स्टोर इन ड्राई सेल इज फॉर्म ऑफ, ठीक है, किस फॉर्म में होती है, केमिकल एनर्जी होती है, जो किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। तो पदार्थ की मेन 3 अवस्था होती है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। फिर एक चौथी अवस्था भी होती है और एक 5वीं अवस्था भी होती है। चौथी को बोलते हैं प्लाज्मा और 5वीं होती है BEC। चौथी अवस्था में क्या होते हैं, जो गैस होते हैं उसको क्या कर देते हैं, आयोनाइज्ड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हाईली एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और जैसे उनको इलेक्ट्रॉन मिलता है वो ग्लो करने लग जाते हैं, ठीक। तो कौन सी स्टेट हो गई, प्लाज्मा स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। प्लाज्मा में क्या होता है, हाईली एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो जैसे उनको इलेक्ट्रॉन मिलता है वो ग्लो करने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, ठीक है, रेस्ट से, ये 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन बताइए, ठीक। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 2, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्यों, क्योंकि रेस्ट में था। टाइम कितना लिया उसने, 2 से 2 गया 1, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या गया इसका आंसर, C। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीजन तो निकलता है, ये नहीं चाहिए। तो आंसर क्या हो गया, ऑक्सीजन। बहुत सारी बुकों में आप देखोगे जो फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो 2 टाइप से दिखेगी आपको, एक तो ये वाली दिखेगी और एक ये वाली दिखेगी, ठीक, जिसमें जल भी बन रहा होगा, एक में जल नहीं बन रहा होगा, ठीक। तो इसमें से आप कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो ये है, जल वाला, जिसमें तीनों चीज़ बनता है, यानी कि ग्लूकोज भी बन रहा है, ऑक्सीजन भी बन रहा है और जल भी बन रहा है, ठीक है। तो इसमें तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर को किस रूप में व्याख्यात कर सकते हैं, पावर क्या होता है, ठीक। तो पावर मैंने आपको बताया, पावर क्या होता है, P = W/T होता है, यानी कि कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो कार्य करने की दर, ये ऑप्शन नंबर B, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फ्री फॉल इन ट्रू सेंस अकर ओनली, मतलब कोई कब बोलेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सच में मुक्त रूप से गिर रहा है, कब बोलेंगे सच में, अगर वो इन्वायरमेंट में गिर रहा है, यानी एटमॉस्फेयर में गिर रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, पार्टिकल्स भी लगाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, फोर्स, आपको बताया मैंने ये लेक्चर वाली वीडियो में, ठीक है। पर अगर हम उसे वैक्यूम में गिराएंगे तो क्या बनेगा, वो ट्रूली गिरेगा, वो किसमें, फ्रीली फॉल में गिरेगा, मतलब ट्रूली वो ग्रेविटी के अधीन होकर गिरेगा। और इसमें वैक्यूम में हम क्या करेंगे, कितना भी भारी कोई भी ले लें, 2 वस्तु, एक हल्का एक भारी, दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ा पत्थर ले लिया, एक छोटी सी कील ले ली, दोनों क्या पहुंचेंगे, सेम टाइम पे पहुंचेंगे ज़मीन पे, अगर वैक्यूम में गिराया, ठीक है। और अगर ऐसे नॉर्मल गिरा दिया हमने एटमॉस्फेयर में, तब तो भारी वाला पहुंचेगा नीचे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है, ठीक है, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसाइज में जो क्षार इवेंट से क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स आपको समझना पड़ेगा, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक। और एक होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस, इसमें क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो देखिए ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में एक स्टेप होता है जिसे बोलते हैं बेस इवेंट। इसमें क्या होता है, जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, mRNA की कॉपियाँ बनाता है, बहुत सारी, ठीक। तो यही पूछ रहा है इसमें, प्रोटीन सिंथेसाइज में क्षार इवेंट, देखिए प्रोटीन सिंथेसाइज होता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस में, ठीक। क्षार इवेंट यानी बेस इवेंट में किसका निर्माण हो रहा है, mRNA की कॉपियाँ बन रही है बहुत सारी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द वर्ड एटम, कि एटम शब्द किसने दिया था,
ठीक। तो मैंने आपको बताया था एटम वाले चैप्टर में, ठीक, किसने दिया था, महर्षि कणाद ने, ठीक है। फिर उसको बाद में और किसने एक्सप्लेन किया था, पाकुदा कात्यायन ने। तो दोनों का नाम तो है नहीं यहाँ पे। तो फिर मैंने उसके आगे बोला था कि 2 ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने इनकी कॉपी की थी, मतलब इंडियन की जिन्होंने कॉपी की थी, उनका नाम पूछा जा रहा है, देखिए, ठीक। तो वो कौन थे, डेमोक्रेटस थे एक, और एक दूसरा क्या था, ल्यूसिपस। एक तो ल्यूसिपस था, एक डेमोक्रेटस था। तो इसका आंसर क्या हो गया, डेमोक्रेटस। इन्होंने किसकी कॉपी की थी, पाकुदा कात्यायन और महर्षि कणाद का, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, ठीक। कौन सा है जो परमानेंट टिश्यू जो पौधे को हार्ड और स्टिफ बनाता है। तो देखिए सबसे, देखिए इनमें पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सबका काम होता है, सब क्या है, सपोर्टिव टिश्यू है, ठीक है। सब क्या है, सपोर्टिव टिश्यू। लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि ये डेड होता है, ठीक है, डेड होता है। और जो इसकी सेल वॉल किसकी, लिग्निन की बनी होती है, लिग्निन की, इसलिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन प्रोवाइड करवाता है, स्क्लेरेन्काइमा, और हार्ड बनाता है उसको, ठीक है। लिग्निन से हार्ड हो जाता है ना, इसलिए हार्ड बनाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक लवण अम्लीय है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज एसिडिक इन नेचर। इनमें से कौन सा है जो एसिडिक है। तो देखिए जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट स्लाइटली मतलब बहुत कम एसिडिक होता है। जो इसका पीएच होता है ये लगभग होता है, लगभग 5.5 से 6.0 तक होता है, ठीक है। 5.5 से लेके 6.0 तक होता है। तो ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, एसिडिक। बाकी सारे क्या है, बेसिक, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, ग्रोथ हार्मोन फंक्शंस। देखिए कभी कभी विकास प्रोत्साहन और कभी कभी विकास अवरोध के रूप में, हमेशा विकास अवरोध के रूप में, कभी कभी विकास प्रोत्साहन के रूप में, हमेशा विकास प्रोत्साहन के रूप में। ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ ही करेगा, तो ये क्या करता है, हमेशा ग्रोथ करता है, ऑलवेज एज ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ को रोकने के लिए ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, जैसे प्लांट में क्या होता है, एबीसी होता है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, उसके लिए अलग होता है। पर जो ग्रोथ हार्मोन है उसका नाम इसलिए है क्योंकि वो हमेशा क्या करेगा, ग्रोथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु HCl मिलाते हैं तो क्या देखते हैं, ठीक है। धावन सोडा यानी कि Na2CO3.10H2 ये लिया हमने, इसमें मिला दिया हमने HCl, क्या बनेगा, ये Na इसके साथ Cl के साथ बन जाएगा, यानी NaCl, ठीक है, प्लस जल बनेगा, प्लस क्या निकलेगी गैस, कौन सी, CO2 गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, ठीक है। ये सब बनेगा इसमें, NaCl, H2O और CO2 गैस। तो ऑप्शन में क्या था, केवल उदासीन अभिक्रिया होगी, कोई गैस नहीं निकलेगी, गलत है। वाइट रंग की तलछट बन जाती है, रुकिए इसको देखते हैं। CO2 गैस तेज बुलबुले बुलबुलाहट के साथ निकलेगी, तो ये बिल्कुल सही है। CO2 गैस निकल रही है और कैसे निकलेगी, तेज बुलबुलाहट के साथ, क्योंकि उसमें जल भी निकला था, तो जल के साथ वो बुलबुलाहट के साथ निकलेगी, बबल्स बनेंगे उसमें, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी, इजी क्वेश्चन, ½ mv², ठीक, ए। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक, इसकी वैल्यू कितनी होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल, इसकी होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, SI इकाई का भार क्या है, गलत क्वेश्चन है कि भार का SI इकाई क्या है, ठीक है। भार का SI यूनिट क्या है, ठीक है, SI यूनिट ऑफ वेट। तो देखिए वेट का पूछ रहा है, किलोग्राम पे टिक मत मार देना। वेट क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है, और फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, न्यूटन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W = mg, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न हो सकता है, यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों से रिप्रोड्यूस हो सकता है। तो कौन है इसमें से, तो ये इसमें से इसका आंसर है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है वो दोनों सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों से। देखिए एसेक्सुअल में किससे करता है, बडिंग से या फिर रीजेनरेशन से। सेक्सुअल में क्या होता है, इसमें होते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मैं बता चुका हूँ आपको, जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं, मतलब मेल सेक्सुअल पार्ट और फीमेल सेक्सुअल पार्ट दोनों एक ही बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो ये दोनों प्रकार से कर सकता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है, एलोट्रॉप नहीं है, ठीक। पीछे बता दिया मैंने आपको, ठीक है, ठीक है। बकमिंस्टर फुलरेंस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है। आंसर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान कितना है, ठीक। देखिए परावर्तन के बाद क्या होगा, देखिए आपतन कोण ये है, ये अभिलंब, आपतन कोण ये है, परावर्तन कोण है, इन दोनों का जो वैल्यू होता है बराबर होता है। ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनटीपी पर गैस एक्स के 10 ग्राम का आयतन इतना है, एक्स का आणविक भार बताइए, मॉलिक्यूलर वेट बताइए। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको शायद देखने के लिए मिल सकता है। इस एग्जाम में नहीं मिला तो कोई अगला एग्जाम होगा जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे उस पर पूछा जा सकता है। देखिए 10 ग्राम में हमें पता है कि जो 1 मोल होता है, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल में कितना होता है 22.4 लीटर होता है। ठीक, 22.4 लीटर इतना होता है 1 मोल में। इतना मतलब 1 मोल कोई गैस है तो इतना ऑक्यूपाई करेगा, वो इतना लीटर ऑक्यूपाई करेगा। ओके, हमें दे रखा है 5 पॉइंट इतना लीटर यानी 5.6 लीटर, तो इसमें हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए 1 मोल में इतना करता है, 1 मोल में इतना करता है, इसको यहाँ भेज देंगे तो 1/22.5 इक्वल टू 1 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर हमें निकालना 5.6 लीटर, 5.6 लीटर, तो इसमें इंटू कर देंगे 5.6 लीटर की। ठीक है, तो हो जाएगा 5.6 लीटर में इतने मोल होंगे। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है, तो मतलब कि 5.6 लीटर में कितने मोल होंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.25 आएगा, यानी कि 1। देखिए 5.6 को आपको डिवाइड करना है 22.4 से, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.25 मोल। ये आगे मोल, हमसे मोल नहीं पूछा गया था, हमसे मॉलिक्यूलर मास पूछा गया था। ओके, देखिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यही होता है। ठीक, तो मोल निकल गया हमारा 0.25, गिवन मास पता है हमें 10 ग्राम दे रखा है, मोलर मास निकालना है। ठीक है, इसको यहीं रहने देता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो 10/0.25, ठीक है, पॉइंट लगा, 2 0 बढ़ाया, पॉइंट से पॉइंट, ये कितनी बार में गया 40, आंसर क्या आ गया 40। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है। ठीक है, नेम द विटामिन हुज डिफिशियंसी कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग, तो किसकी वजह से होता है, विटामिन के की वजह से थक्का नहीं बनता है। ठीक है, विटामिन की वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे। ठीक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा विटामिन से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार एकाकी यानी कि अलोन, अकम्पनीड से संबंधित, अकम्पनीड यानी संगहीन से संबंधित, उसी प्रकार मात्रा किससे होगा, यानी अमाउंट किससे होगा, तो अमाउंट किससे होगा, क्वांटिटी से होगा। जिस पर अलोन किससे, अकम्पनीड से, मतलब जिसका कोई कंपनी होता है वो अकेला होता है। इसी प्रकार क्वांटिटी क्या होता है, अमाउंट होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, ये किसकी कमियां थी। ठीक है, तो बताइए किसकी कमियां थी। लोहा जो कि कोबाल्ट और इससे सेम था लेकिन इससे बहुत दूर रखा गया था। देखिए इस प्रकार के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और कन्फ्यूज हो सकते हो आप। ठीक, तो ये तो थी देखिए न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स की कमी। ठीक है, अभी मैं दोनों बता देता हूँ। एक में है मेंडेलीफ, मेंडेलीफ में क्या किया गया था, कोबाल्ट है उसको निकिल से पहले रख दिया गया था, जबकि कोबाल्ट का जो मास है वो निकिल से ज़्यादा होता है। देखिए मैं समझाता हूँ, ये देखिए जो न्यूलैंड का ऑक्टेव्स था, ठीक है, सारे गामा पानी था। ठीक, जो पहला वाला जो होता है वो 8वें वाले से मिलता है। देखिए यहाँ पे देख कोबाल्ट और निकिल ये है, इसको कहाँ डाल रखा है, यहाँ पे डाल रखा है हैलोजन में। ठीक है, और डालना कहाँ चाहिए था इसको, यहाँ आयरन के साथ, निकिल डाल कहाँ रखा है, यहाँ, तो ये इसकी कमी थी। अब देखिए मेंडेलीव ने क्या गलती की थी, मेंडेलीव ने देखिए ये कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट का होता है 58.9 मास, निकिल का कितना होता है 58.6। पहले किसको आना चाहिए था, निकिल को, पहले किसको डाल दिया, कोबाल्ट को, तो गलती हो गई ना, क्योंकि इन्होंने बोला था जो इनका पीरियोडिक टेबल है वो बढ़ते हुए एटॉमिक मास पर है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, निकिल को पहले डालना था कोबाल्ट को। तो इस प्रकार से अगर पूछे, ठीक है, कोबाल्ट और निकिल से रिलेटेड 2 प्रकार की गलती है। एक तो न्यूलैंड ने गलती की, कोबाल्ट और निकिल को आयरन से अलग कर दिया, और मेंडेलीव ने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रख दिया निकिल से। ठीक है, तो ये समझना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर ये दूधिया हो जाता है, अभी पीछे देखा हमने मिल्की हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। ठीक, ऐसा किसके निर्माण के कारण, तो हमने देखा था क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ठीक है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय एनर्जी है, सोलर है, लेकिन जीवाश्म नहीं, फॉसिल फ्यूल नहीं होता है। फॉसिल फ्यूल में कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब आते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है, ठीक है, एटॉमिक मास इतना है, और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का कितना होगा, ठीक है, अमोनिया, अगर अमोनिया का फॉर्मूला पता है तो कर दोगे आप। अमोनिया का क्या होता है, NH3। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना है 14, और ये कितने हैं 3, तो कितना हो गया 17, कितना हो गया 17 आ गया इसका। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है।
तो वायु का तो पता है कितने 3 जीरो लगे होते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फोर्थ 1.0003, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको और क्या क्या याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है ग्लास का कितना होता है 1.52, और याद रखना है आपको वाटर का कितना होता है 1.33, ठीक है। और याद रखना है आपको डायमंड का होता है 2.42, ठीक है, ये हो गया। और याद रखना है आपको आइस बर्फ़ का होता है 1.31, एक अल्कोहल का भी याद रख लो, अल्कोहल का होता है 1.36, ठीक है। ये सब आपको याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CuO + H2, ये कोई इक्वेशन दे रखी है, इसमें बताना है कि क्या हो रहा है, किसका उदाहरण है ये, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन है, डिकम्पोजिशन है, रिडक्शन है, रिडॉक्स है, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम ध्यान से देखें, ये था CuO, यहाँ से O हट गया, O हटना यानी कि O लॉस होना या फिर हाइड्रोजन का ऐड होना, ये क्या होता है रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो CuO का हो गया रिडक्शन। अब देखिए H2 था, H2 के साथ O जुड़ गया यानी O2 का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का लूज होना, ये क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। अब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है उसको क्या बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। इसका आंसर क्या हो गया रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए आपको, क्या ऑक्सीजन ऐड होना, देखिए ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का लूज होना या फिर इलेक्ट्रॉन का लूज होना, ये हो गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है ऑक्सीजन का लूज होना या फिर हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी में वर्गीकृत की मूल इकाई क्या है, यूनिट क्या है। देखिए टैक्सोनॉमी की यूनिट क्या है, तो कल मैंने वीडियो डाला था लेक्चर नंबर 12, उसमें बताया भी था मैंने। यूनिट क्या होता है स्पीसीज, जो सबसे नीचे होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है किंगडम, ठीक है। यूनिट क्या हो गया स्पीसीज। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए हायरार्की होता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, और इसमें जितने भी कैटेगरी होती है इन कैटेगरी को क्या बोलते हैं टैक्सॉन बोलते हैं। यदि आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है, तो जो लेक्चर नंबर 12 है चैप्टर वाइज वाली, उसे आप देख लीजिए एक वीडियो में, 1 घंटे की वीडियो है, उसके बाद ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक यानी कि नॉन मेटेलिक करेक्टर कैसे बढ़ता है, ऐसे में बढ़ता है नॉन मेटेलिक करेक्टर, ठीक है, ऐसे में, ठीक है। तो आपको पीरियोडिक टेबल माइंड में होना चाहिए। देखिए ये बढ़ रहा है ऐसे में नॉन मेटेलिक करेक्टर, ठीक, नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो देखिए पीरियोडिक टेबल ऐसे में बढ़ेगा ये, तो देखिए इधर से इस वाले में देखेंगे, इस वाले पीरियड में देखिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं अपना, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए मैग्नीशियम टू बेरियम, पहला देखिए मैग्नीशियम टू बेरियम, कि मैग्नीशियम टू बेरियम, मैग्नीशियम यहाँ है बेरियम यहाँ है, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा पोटेशियम टू सीजियम, पोटेशियम से सीजियम भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। पोटेशियम देखिए यहाँ है और सीजियम का है यहाँ, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए आगे है ऑक्सीजन टू सेलेनियम, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ है, ये है सेलेनियम देखिए यहाँ है, कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए आगे है सोडियम टू क्लोरीन, ये बढ़ेगा। तो हमारा आंसर तो ये हो गया सोडियम टू क्लोरीन। देखिए कैसे सोडियम टू क्लोरीन, ये है सोडियम और ये है क्लोरीन, ऐसे बोला था ना मैंने, ऐसे में बढ़ेगा, तो ऐसे में तो बढ़ रहा है, सोडियम टू क्लोरीन बढ़ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है। तो देखिए एनिमिलिया होता है, फंजाई होता है, प्रोटिस्टा होता है, प्रोटोजोआ नहीं होता है, ठीक है। मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होता है, एनिमिलिया होता है, प्लांटी होता है, ये 5 किंगडम होते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्क, ठीक, वर्क। नेक्स्ट, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होंगे, कॉपर का एक अणु, एक मॉलिक्यूल में कितना परमाणु, एक मॉलिक्यूल बोले या एक एटम बोले, इसमें कितना होता है परमाणु, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 × 10⁻23, ठीक, इसका कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यानी जितना काइनेटिक एनर्जी है KE + PE पोटेंशियल एनर्जी, तो जितना भी काइनेटिक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इन दोनों का योग होता है यांत्रिक एनर्जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है, यदि लेंस से वस्तु की दूरी इतनी है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक। देखिए इजी क्वेश्चन। तो देखिए इसमें है क्या, ये लेंस है, हाँ। तो देखिए लेंस है, लेंस का फॉर्मूला क्या है 1/f = 1/b - 1/u। लेंस में यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस आ जाता है। एफ दे रखा है हमें, जी बिल्कुल दे रखा है। फोकस लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। यू भी दे रखा है हमें, यू भी दे रखा है 30 सेंट। सारी वैल्यू रखते हैं। 1/f फोकस लेंथ, कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स, तो फोकस लेंस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रहने देते हैं। 1/b ऐसे रहेगा माइनस। अब देखिए मैंने यू को क्या बोला था, हमेशा नेगेटिव में लेना है, यू ले लिया नेगेटिव, ठीक। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1/10 = 1/v + 1/30। इसको उधर ले जाएंगे
ठीक। 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30, ठीक है। एलसीएम लेते हैं 30 यानी, और इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये 3 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, यानी ये आ गया v 1/v इक्वल टू, ये आ गया था ऊपर 2/30। इसे काटेंगे तो 15 आ जाएगा, इसको पलट देंगे तो 15 आ गया आंसर, 15 सेंटीमीटर आ गया आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है, ठीक है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, एक्सीलरेशन g है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा, ठीक है। देखिए g दे रखा है g/r², ये पृथ्वी की बात हो रही है, हमें निकालना है g'। पृथ्वी का द्रव्यमान आधा है यानी m/2 कर देते हैं, ठीक है। त्रिज्या का 1/3 करेंगे तो इसका हो गया, स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे 1/9, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं, g इक्वल टू जी एम बाई, मतलब पृथ्वी से, ठीक है। तो g से g कट जाएगा, m से m कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 और 1/9 बचेगा। देखिए ये बचेगा g'/g इज इक्वल टू 1/2 था ऊपर और 1/9, ठीक। इसको पलट देता हूँ तो ये बचेगा 9/2, ठीक है। तो g' इक्वल टू 9/2 और ये g था यहाँ, इसको इधर भेज दिया तो ये बच गया g। तो g' की वैल्यू को 9/2 g, क्या आ गया 9/2 g। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 15% तो चांदी है, 15% चांदी, तो दूसरा कितना होगा 85%। अब इस 15% की वैल्यू दे रखा है 51, यहाँ से हम 1% की निकाल सकते हैं, बिल्कुल। 1% की निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे भेज देंगे, यानी कि 15 नीचे आ गया, इसको काटते हैं 3 से, 3 × 15 और 17 बार में गया, ठीक। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 17/5। हमें निकालना है कितना 85% की, 85 से इंटू कर देते हैं दोनों साइड, 85, इसे काटते हैं, ठीक है। तो ये कट गया 7 35, ठीक है। इतनी 17 बार में कट गया 5 से, तो 17 से करेंगे यानी 17 का स्क्वायर 289 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, ठीक है। एक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब तार में एक अनुभाग के प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, ठीक। तो देखिए हमने पीछे अभी सॉल्व किया था कि जो n है, n बराबर क्या होता है IT/E, ठीक है। ये निकाला था ना हमने, देखिए कैसे निकाला था। एक तो फॉर्मूला था I = Q/T, ये लगाया था, और एक लगाया था Q = NE लगाया था। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाला, इसको नीचे भेज दिया था, और फिर यहाँ से Q की वैल्यू रख दिया था। क्या किया था, अब n बराबर आ गया था आपका IT/E, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का दे रखा है उन्होंने कितना चार्ज है, इस पर इतना दे रखा है, I की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। T की वैल्यू दे रखी है 1 सेकेंड, ठीक है। देखिए इतना है कि धारा, ठीक है, बढ़ती तो तार के अनुभाग में, देखिए तार के अनुभाग में प्रत्येक सेकंड यानी 1 सेकंड, प्रत्येक मतलब 1 सेकंड। तो देखिए सारी वैल्यू रख देते, 1 × 1 हो गया ऊपर, नीचे हो गया 1.6 × 10⁻19, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है। इसको काटते हैं, जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6.25 × 10⁻18, ये तो याद ही होगा आपको, ये वैल्यू तो आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो 1 कूलाम जो चार्ज होता है उस पर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 1 कूलाम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने होते हैं, ये याद हो 6.25 × 10⁻18, या फिर इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील जीवाणु कोशिकाओं को यह कहा जाता है, द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड एज, ठीक है, जो गति करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो गति करते हैं, देखिए मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स और आइसोगैमेट। तो गति कौन करते हैं, मेल गैमेट्स करते हैं, स्पर्म करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया मेल गैमेट्स, ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि निम्न में से क्या है, निम्न में से, एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है। मैकेनिकल वेव क्यों है, क्योंकि इसको गमन करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। और जिन वेव्स को गमन करने के लिए मीडियम चाहिए होता है उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित हो जाता है, यानी कोई जो मेटल है अपने आसपास की नमी से प्रभावित हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, संक्षारण, ठीक है। जैसे कि आयरन हो गया, आयरन नमी में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा उसका, उस पर क्या लग जाएगा, रस्ट हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है उसकी, ठीक, कोरोजन हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण परमाणुक संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। एटॉमिक नंबर पे कौन सा आधारित है, तो वो है आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक वैसे ही, यानी कि जो पहले से दूसरा है वैसे तीसरे से चौथा कौन सा होगा। ठीक है, कार्य का जैसे जूल है तो पावर का क्या होगा, वाट। ठीक है, कार्य की यूनिट जूल है तो पावर की क्या होगी, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बदलकर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, ए निकालते हैं। ठीक है, देखिए ए निकालते हैं तो ए तो वी कितना है इसमें 10, मतलब फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल कितना है 5 और टाइम कितना है 5, 5 में से 5 गया 5 और 5/5 कितना हो गया 1, तो इसका क्या हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें कौन सा गुण होता है, मतलब धातु को अलग आकार दे सकते हैं। तो एक तो होता है मेलेबिलिटी, एक होता है डक्टाइल, यानी आधारत्ववर्धनीय और तन्यता। यानी आधारत्ववर्धनीय मेलेबल क्या होता है, पीट के चादर बना सकते हैं। ठीक है, तन्यता यानी उनको खींच के क्या बना सकते हैं, लंबी सी वायर बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पौधे को कौन सा टिश्यू सेल डिवीजन में सक्षम, सेल डिवीजन कर सकते हैं। तो प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, जो अपने लाइफ भर सेल डिवीजन करते रहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह, ठीक है, द्रव्यमान m है और रेडियस कितनी r, पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। ठीक है, g क्या होगा, कैपिटल G m/r²। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल बन सकता है इस पर। ठीक, तो क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। ठीक है, अभी पीछे देखा हमने क्या बोलते हैं, मादा प्रजनन हिस्से को स्टामिन क्या हो गया, पुरुष वाला हो गया, और कार्पेल बताया था मैंने, या फिर क्या बोला था इसको मैंने, पिस्टाइल। ये दोनों क्या होते हैं, पिस्टाइल या फिर कार्पेल, ये मादा अंग होते हैं। ये क्या होते हैं, मादा अंग होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी ग्रुप में देखा था 1-2 दिन पहले, इस क्वेश्चन को लेके आपस में लड़ाई हो रही थी। ठीक, युद्ध हो रहा था। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, युद्ध नहीं हो रहा था, ऐसे ही आपस में डाउट क्लियर कर रहे थे बच्चे। ठीक है, यदि आपको भी कोई डाउट है तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपस में बच्चे डाउट क्लियर करते रहते हैं। ठीक, तो देखिए जो 2 बच्चे आपस में ये डाउट क्लियर कर रहे थे, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करें कि आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5.0 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में इतनी की स्पीड से चलता है। ठीक, समतुल्य विद्युत धारा क्या होगी, आई क्या होगी, ये पूछा गया है। ठीक, विद्युत धारा का फॉर्मूला यानी करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T। अब Q तो पता है, हमें दे रखा है यहाँ पे, T पता करना है। ठीक, T कैसे निकलेगा, स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ से T निकाल सकते हैं, इसको यहाँ पे देंगे इधर। और डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखिए रेडियस दे रखा है, ये गोल चक्कर मार रहा है, तो ये क्या हो गया, इसकी परिधि, जितना ये परिधि के ऊपर घूमेगा उतना ही इसकी क्या होगी, डिस्टेंस। ठीक है, तो T निकालते पहले। ठीक है, डिस्टेंस यानी 2πr, ये लगाएंगे 2πr 22/7 इंटू रेडियस 5 × 10⁻11 बाय स्पीड कितनी 2.2 × 10⁻6। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो टाइम आएगा, इसे काट कूट के जो टाइम आएगा आपका, वो आएगा आपका 14.27 × 10⁻17। ये आ गया टाइम आपका। ठीक है, सेकंड में ये टाइम आ गया। ठीक है, टाइम, अब टाइम मिल गया, लेकिन हमें टाइम थोड़ी निकालना, हमें निकालना है I = क्या होता है, Q/T। Q दे रखा है इतना 1.6 × 10⁻19, और जो हमारा वो आया टाइम आया है कितना 14.27 × 10⁻17। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो सॉल्व करके आएगा 1.12 × 10⁻3 आ गया। ठीक है, एम्पियर में। ठीक, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो देखिए -3 एम्पियर को क्या बोल सकते हैं, मिली एम्पियर बोल सकते हैं, यानी 1.12 मिली एम्पियर बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब देखिए बच्चों को कन्फ्यूजन क्या हो रहा था कि यहाँ पे Q की वैल्यू इतनी ही क्यों ली, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोल रखा था कि एक हाइड्रोजन परमाणु और एक एटम पे देखिए इतना ही चार्ज होता है, एक एटम पे कितना चार्ज होता है, इतना। अगर यहाँ पे 2 एटम बोलता तो आपको पहले चार्ज निकालना पड़ता। ठीक है, चार्ज निकालना पड़ता किससे, Q = Ne से। यहाँ पे एटम का नंबर रखते, यहाँ पे चार्ज रख देते, और ये आपका Q निकल जाता। ठीक है, तो इतना कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने एक हाइड्रोजन बोला था, तो मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु बोला था, इसलिए एक। अगर 2 बोलता तो यहाँ से पहले Q निकालते हम। ठीक है, 2 रखते हैं यहाँ पे, 1.6 इस पर इंटू करते तो उस टाइम Q निकल जाता एटम का। ठीक है, तो एक एटम इसमें साफ साफ बोल दिया जाता है, एक एटम, तो इसलिए हमने सिंगल लिया इतना।
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ये सारी वैल्यू चेंज करके भी दे सकता है क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज एल्कलाइन, इनमें से कौन सा क्षारीय होगा, क्षारीय कौन सा होगा। देखिए आपको पता है पीएच का फॉर्मूला क्या था, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन ब्रैकेट में। ठीक है, एच प्लस आयन ये देख रखे हैं, एच प्लस आयन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रखूँ 10⁻⁷, देखिए इस वाले फॉर्मूले में रखना हूँ, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻7 रखा मैंने। ठीक, तो लॉग एम की पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लॉग एम की पावर एन, और ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा। ठीक है, और ये आगे भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 7। देखिए ये हो जाएगा पी एच इज इक्वल टू, माइनस तो आगे लगा हुआ है, -7 आएगा आगे, और लॉग अंदर क्या बचेगा, बेस 10 है और 10। जब बेस और ये सेम होता है तो ये हो जाता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -7 ब्रैकेट में 7, और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 7। पी एच कितना आ गया 7, और 7 पी एच किसका होता है, 7 पी एच होता है न्यूट्रल का। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इस 7 से क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, मतलब 10⁻⁻7 से ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए ना, इससे बड़ा चाहिए। तो देखिए इससे बड़ा चाहिए तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी इससे ज़्यादा होगा H प्लस आयन, इतने से ज़्यादा होगा H प्लस आयन, तभी वो क्या होगा, क्षारीय होगा। अगर इसके बराबर होता, जैसे अभी हमने फॉर्मूले में लिया था ये सी वाला, अगर हमने बराबर लिया था तब ये क्या होता, न्यूट्रल होता। ठीक, तो जैसे आपको H प्लस आयन दे रखा ना 10⁻⁵, ये -5 दे रखा कुछ भी, तो डायरेक्ट ये जो -5 है ना ऊपर, यही हो गया इसका पीएच वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा 10⁻⁻7, तो ये उसकी पीएच वैल्यू होगी। अब ये साइन लगा रखा है कि ज़्यादा होगा कम होगा, अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि क्षारीय हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। ठीक है, यानी एग कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम थ्रू। ठीक है, ह्यूमन की बात हो रही है। देखिए ये यहाँ पे एग रिलीज होता है, एग फॉर्म होता है, अब यहाँ से यहाँ पे लाना है, किसके थ्रू आ रहा है ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। आंसर क्या हो गया हमारा, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या है यहाँ पे, फैलोपियन, अच्छा फैलोपियन ट्यूब नहीं है, फैलोपियन ट्यूब को और क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। ध्यान क्या रखना है, फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट भी बोलते हैं। ओविडक्ट भी किसको बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब को। ठीक, ये ओविडक्ट भी बोलते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती तो उस पर किया गया कार्य, एक कोई वस्तु है उसको वृत्ताकार पथ पे घुमा रहे तो कार्य कितना होगा, डायरेक्शन उसकी होगी, फोर्स अंदर लगेगा, एंगल 90, वर्क कितना 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नैनोमीटर कितना होता है, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्य सटीक पीएच को मापने के लिए संकेत के रूप में किया जा सकता है। सटीक नापना है हमें बिल्कुल पीएच, तो किसका उपयोग करेंगे हम, बताइए। होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग करेंगे हम। ठीक है, अगर सटीक मापना है बिल्कुल तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिनोल्फथालीन तो अभी हमने पीछे देखा कि ना तो वो न्यूट्रल में बता सकता है ना एसिडिक में बता सकता है। ठीक है, इसी प्रकार और भी कमियाँ होती है सबकी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर यानी v-u/t, वेग में परिवर्तन की दर इज इक्वल टू a एक्सेलरेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे में बोनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, किसका उपचार मतलब किसकी कमी हो जाती है और उसको हम देंगे अगर पौधे को तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो हाइट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जिबरेलिन। ठीक है, मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स में कि जो प्लांट हार्मोन भी आपको तैयार करके जाना है, प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर सरल रूप में होती है। कमरे के ताप पे अब देखिए क्या पूछा गया, धातु पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, पीछे भी पूछा गया था। मरकरी होता है। ठीक है, अगर अधातु पूछता तो ब्रोमीन। ठीक, इस चैनल पे अभी बहुत सारी वीडियो अपलोड की जाएगी, जो 26 टॉपिक बताए गए थे उन 26 टॉपिक की वीडियो आएगी, एग्जाम से पहले आ जाएगी। ठीक है, और 10th के न्यूमेरिकल की वीडियो आएगी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल की आएगी, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की आएगी। तो इन सबको अगर आपको देखना है वीडियो को तो बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और वीडियो अपलोड होते ही साथ देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ठीक, पहला ही कथन गलत हो गया, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते। ठीक है, पदार्थ के कण मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, ठोस में भी बहुत कम मूवमेंट होता है लेकिन होता रहता है, पहला ही कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाकी देखिए, बाकी भी पढ़ लेते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे का आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही। पदार्थ कण के बीच में रिक्त स्थान सही है, ये भी ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ऑक्टेव्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कहाँ तक लागू होता है? देखिए ऑक्टेव्स का न्यूलैंड कहाँ तक लागू होता है, एक तो दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक तो कहाँ तक लागू होता है और लास्ट एलिमेंट क्या है। लास्ट एलिमेंट पूछे तब तो होगा थोरियम, और कहाँ तक लागू होता है तब होता है कैल्शियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। देखिए एनसीईआरटी में ये दे रखा है इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक खोलोगे आप तो उसमें दे रखा है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। ठीक है, तो 3380 डिग्री सेल्सियस इतना होता है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, ओके गाइस, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना है। ठीक, वीडियो को लाइक करें यदि आपको वीडियो पसंद आई है। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि बहुत सारी वीडियो अभी अपलोड होनी है इस चैनल पे। ठीक है, 1-2 दिन में ही बहुत सारी वीडियो अपलोड हो जाएगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।